ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी फिफ्थ एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स के ऊपर। मैंने और वली ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, हम उस पर रेगुलरली एपिसोड पोस्ट कर रहे हैं। एवरी संडे हम पोस्ट करते हैं और हम जो वीक की अपडेट्स हैं उनको कैप्चर करते हैं बहुत ही कंसाइज वे में और ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो उसी हवाले से हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं आज आपको देने के लिए, जिसमें वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम एड्रेस करेंगे और वली की जो अपनी इंसाइट्स हैं वो भी वली इसमें शेयर करेंगे। तो हम अपने एजेंडे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? Walaikum Yasin, how are you? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत है। हाउ वाज योर ट्रिप टू पाकिस्तान? गुड यार, जबरदस्त ट्रिप, बहुत जबरदस्त रहा। इट वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, 1.5 हफ्ते का ट्रिप था। लास्ट हमने पॉडकास्ट भी मैं कराची में था, तो आई वाज डूइंग दैट फ्रॉम देयर। आसान नहीं था क्योंकि अपना पूरा सेटअप होता है ना, तो उसके बाद उसको बगैर सेटअप के करना, इट वाज लाइक। मुश्किल अब ज़्यादा है। जब मैं आके बैठा हूँ ना, तो मुझे इतना सुकून मिला हुआ है कि यार हाँ, मेरी सारी चीजें मेरे पास हैं। वहां पर बहुत मुश्किल हो गया था, नॉट बिकॉज वो पाकिस्तान में कर रहा था, बिकॉज मेरा कोई सेटअप नहीं हुआ था, सिस्टम नहीं बना हुआ था। तो इसलिए, बट एनीवेज, हमने लास्ट वीक की थी ये पॉडकास्ट, और आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि कंसिस्टेंट रहें। और ये हमने सीखा है पिछले 5 साल के अंदर, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया, कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक चीज के लिए। सो या, अगेन, बिल्कुल। दिस इज आई थिंक द फिफ्थ पॉडकास्ट जो दैट्स राइट। हमारी है। या, सो बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो अभी हम पॉडकास्ट से पहले शुरू में बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ इंसाइट्स हैं जो तुम शेयर करना चाह रहे हो, खासतौर पे जो यूएस मार्केट में जो इस वक्त अफोर्डेबिलिटी का एक क्वेश्चन रहता है कि लोग समझते हैं कि यार इट इज़ टू एक्सपेंसिव और नॉट, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया दोबारा से। तो उस पर थोड़ा सा तुम्हारे पास जो इंसाइट है वो शेयर करो कि तुम उसको किस तरह से देखते हो पी रेशो के हवाले से, कि अभी भी मार्केट इतनी अफोर्डेबल है कि लोग एंट्री करें या अभी वेट करें? यार, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट का है, और दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो भी अभी डिस्कस करेंगे अबाउट यूएई मार्केट, और किस तरह से विनर कम्स टू बी द यूएई, और यूके जो है वो लूजर है इन टर्म्स ऑफ मिलियनियर माइग्रेशन। तो सबसे पहले, एज यू सेड, पी मार्केट्स को टच कर लेते हैं। पी मार्केट के लिए मैं थोड़ा सा एक अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। ओके। सो इस स्क्रीन के अंदर अगर देखेंगे ना, तो आपको पी रेशियो नजर आता है। पी रेशियो बेसिकली, अगर इन लेमन टर्म्स देखें, तो हमें लगता है कि कितना मार्केट, या कोई भी स्टॉक, या कोई भी स्टॉक मार्केट कितनी एक्सपेंसिव है, या कितनी, आई वोंट से चीप, बट उसके जो रिलेटिव टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूएशन, वो किस तरह की है। इट्स वेरी हाई लेवल डेफिनेशन, इतनी आसान डेफिनेशन नहीं है, बट जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी, लेट्स से, वेरी सिंप्लीफाइड। अच्छा, यहाँ पर पी रेशियो नजर आ रहा है फॉर, लेट्स से, यूएस मार्केट, S&P 500 का। और अप एंड डाउन नजर आ रहा है हमको, किसी जमाने में कम रहा है, किसी जमाने में ज्यादा रहा है। ये हम देख रहे हैं बहुत पुराना, यानी कि ये हम ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड पी रेशियो इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। बट लेट्स जूम इन, और उसमें देखें कि 2025 से पहले, अगर हम 25 साल पहले चले जाएं, या लेट्स से हम 1980 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1980 से अगर स्टार्ट करें, तो यहाँ पर ये पी रेशियो नजर आ रहा है। अगेन, पी रेशियो का मतलब ये कि जहां जहां पर ये ग्राफ्स नीचे हैं, वहां पर मार्केट काफी ज्यादा, लेट्स से, चीपर है। और जहां इसकी वैल्यूज ऊपर है, इसका मतलब है मार्केट एक्सपेंसिव है रिलेटिव टू द रेवेन्यूज द कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग। और ये हम स्टॉक मार्केट की लेवल के ऊपर बात करें, किसी एक कंपनी की लेवल के ऊपर बात नहीं करें, और हम यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें, S&P 500 की। तो यहाँ पर 1980s के अंदर हमें पता है कि टर्म ऑयल चल रहा था, ऑयल प्राइसेस का मसला भी था, बहुत सारे मसले चल रहे थे, तो वो स्टॉक मार्केट नीचे थी। फिर एकदम से 19, लेट्स से, 1987 के अंदर ऊपर गई थी, फिर दोबारा से स्लम्प आया था, नीचे आई थी। एंड देन इसी तरह से 1992 में ऊपर गई थी, फिर ये दोबारा से 95 में नीचे आई हुई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन द हिल गई थी आफ्टर 9/11, और फिर वो फाइनेंशियल क्रंच भी आया था।
2008 के अंदर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि 2008 के अंदर किस तरह से बिल्कुल पी रेशियो डाउन चला गया था, ऑलमोस्ट 10 के करीब पहुंच गया था। करंट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, आज की वैल्यू ऑलमोस्ट 25 के ऊपर है, और 2008 के अंदर ये 10 के ऊपर पहुंच गया था। ऑफ कोर्स देखा जाए तो आज की वैल्यू डबल है, तो कोई लेमैन ये भी कह सकता है कि भाई मार्केट जो है इस वक्त ओवर वैल्यूड है। और इनफैक्ट इस वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये मैं वर्ल्ड पी रेशियो के नाम से एक वेबसाइट है, अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकता है। यहाँ पर भी कंसिडरिंग द लाइफ लास्ट 5 years एन एवरेज पी इंटरवल इज 19.48, between 19.48 and 24.5. For this reason the current PE is considered to be overvalued. ये अगर आप चार्ट्स देखेंगे, लास्ट 5 years को देखेंगे, तो डेफिनेटली इसमें ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। बट ये बात, अच्छा अब मैं अगर इसमें फर्दर ये तो हमने 1980 से लेके अब तक का देखा, अगर मैं फर्दर इसके अंदर 2019 से लेकर अब तक का देखूं, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 2019 के अंदर भी ऑलमोस्ट 15 के करीब था, और कोविड में टिप आई थी, अराउंड 14 के करीब चला गया था, एंड देन अगेन पी रेशियो ये 2022 और से लेकर 2023 तक उसके अंदर भी नीचे रहा था, फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। एंड अगर आप देखें कि लास्ट अप्रैल के अंदर 27 तक भी गया है ये पी रेशियो, और आज की वैल्यू देखेंगे तो 25.62 है। अब बात वही है कि ऑल्दो के S&P 500 की जो वैल्यूज है इटसेल्फ, वो इस वक्त ऑल टाइम हाई है। ये अप्रैल 2025 में जब आपका पी रेशियो 27 के ऊपर था, उस वक्त तो ऑल टाइम हाई नहीं थी, इस वक्त ऑल टाइम हाई जा रही है। तो क्या रीजन है कि इस वक्त 2 महीने पहले से लेकर अब तक पी रेशियो नीचे है, नीचे आई मीन रिलेटिवली नीचे है 2 महीने से कंपेयर करें। वो उसका रीजन ये है कि आपकी जो रेवेन्यूज हैं कंपनीज के, वो बढ़ गए। तो जब वो बढ़े हैं तो ऑफकोर्स आपका जो पी रेशियो है वो अगर उसने एडजस्ट करना होता है तो वो थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगेन पॉइंट वही आता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं चीजों को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने 10 साल का होराइजन रखें, एटलीस्ट 10 साल का होराइजन रखते हैं। और ये अगेन ये पी रेशियो का हम चार्ट देख रहे हैं, कोई हम वैल्यू कोई उसके पॉइंट्स का वैल्यू नहीं देख रहे या डॉलर टर्म्स के अंदर कोई बात नहीं करें। ये पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसके अंदर हमें सिर्फ मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं उसका एक आइडिया हो रहा है। गॉड नोज टुमारो आपकी जो रेवेन्यूज होते हैं वो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ब्लॉकबस्टर रेवेन्यूज लेकर आती हैं, तो ये पी रेशियो नीचे चला जाएगा। बट आपका जो लेट्स से जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूज हैं वो ऊपर चली जाएंगी, और ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर आपके एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऊपर जा रही होंगी। सो इसके अंदर ये कहना कि इस वक्त ओवर वैल्यूड है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं सारे पैसे निकाल लेता हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। पॉइंट वही होता है कि जब आप एक लेमैन या आप बिगिनर या आप इवन इंटरमीडिएट इन्वेस्टर होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो जो लेट्स से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो कभी भी मार्केट से आउट नहीं होते हैं। वो मार्केट में इन रहते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल का होराइजन रखते हैं। अगर आपका होराइजन 5 साल का है तो ऑफकोर्स आप स्टॉक मार्केट के अंदर ना जाएं, खासतौर पे इस कंडीशन के अंदर तो थोड़ा सा आप देखभाल कर ही जाएं। बट अगर आपका होराइजन 15 साल का है तो ऑफकोर्स उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि जिस तरह से मार्केट का पीछे डेकेड्स का ट्रेंड है, उसके अंदर आपको इवेंचुअल फायदा ही होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओवरऑल S&P 500 या ओवरऑल वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें। ये S&P 500 का इंडेक्स है, लेकिन वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड नजर आएगा। सो आई थॉट कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कह रहे होते हैं कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो लोगों को समझ में इसमें आनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि टिपिकली जो लोग कहते हैं ना कि पी बहुत ज़्यादा हाई है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देख के कहते हैं, क्योंकि लेट्स से अगर हम एनवीडिया को देखते हैं तो एनवीडिया का पी रेशियो काफ़ी हाई है। और पी रेशियो बेसिकली बताता है कि आपको कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है कि आप कितना प्राइस प्रीमियम पे कर रहे हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो 25 का मतलब है कि आप उसकी अर्निंग्स का, करंट अर्निंग का 25 टाइम्स इस वक्त पे कर रहे हैं, क्योंकि आप बेट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में इसकी जो वर्थ होगी वो 25 टाइम्स होगी, तो इसलिए आप उसका स्टॉक बाय कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल स्टॉक के हवाले से तो काफ़ी ओवर वैल्यू है अगर 25 भी कंसिडर करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है और तमाम मेजर कंपनीज़ का जो पी रेशियो वो इतना ही बता रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो ग्रोथ हो रही है।
और ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर का, तभी लोग पैसा डाल रहे हैं, वरना पैसा डालते नहीं. फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. और वो ये चीज़ हमने देखी है कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, और लोगों को समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इवेंट हो जाए, जैसे वॉर हो जाए या कोई फैमिन आ जाए या कोई कोविड टाइप की सिचुएशन आ जाए, तो ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बट स्टॉक मार्केट इज़ रियली लेट्स से उसको सब कुछ अपने अंदर कंसिडर कर लेता है. वो आगे की जो चीज़ें भी हो रही होती हैं, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, बट स्टॉक मार्केट के अंदर आपको चीज़ें प्राइस्ड इन हुई भी नज़र आती हैं. जैसे अभी यहाँ पर दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हुई भी है, और अभी जो बीच में वॉर की सिनेरियो बन गया था उसमें एकदम से स्टॉक मार्केट नीचे गई थी, बट अगेन जो एमआर का स्टॉक है वो अब ऊपर चला गया है, एंड नॉट ऑल टाइम हाई बट स्टिल इट्स ऑन अ वेरी गुड लेवल राइट नाउ. बट अगेन पॉइंट वही है कि लोगों को और स्टॉक मार्केट को जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया है कि आगे इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ होगी जब भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर एक के जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, बट दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. इसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी अभी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ऊपर गई हुई है, और उसका रीजन ये है कि पीछे पाकिस्तान की इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी के अंदर, और पिछले 5 साल 10 साल के अंदर देखें तो कोई मेजर ग्रोथ नहीं हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर. तो इवेंचुअली मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है. और पी रेशियो की बात करें तो पाकिस्तान का पी रेशियो मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले 5 या 6 के ऊपर है. यूएस की स्टॉक मार्केट अच्छा, की बात इतना करें कम तो है. हाँ इतना कम है, और यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें तो 25 के ऊपर है. अगर लेट्स से स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में आज, बहुत जबरदस्त किस्म की कोई बात होने, मतलब बहुत जबरदस्त भी नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी आ जाती है, बिजनेसेस को नजर आने लगता है कि हाँ नहीं हमें ये करना है ये करना है, और उससे हम कंसिस्टेंट पॉलिसीज के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं. अगेन वो अगर 5 से 10 पे चली जाती है तो स्टॉक मार्केट इमेजिन करो कि कहाँ जा सकती है. ट्रम्प की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर यूएस के अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी आई थी, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें जब वो अभी हम बात करेंगे इन चीजों के ऊपर भी, सो उसके अंदर जब चीजें स्टेबल होना शुरू होती हैं तो बिजनेसेस को स्टेबिलिटी चाहिए होती है. सो वंस बिल्कुल स्टेबिलिटी आती है तो वो अपनी अपनी ग्रोथ दिखा रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मार्केट जो है ना, एक चीज़ को पसंद नहीं करती, वो है अनसर्टेनिटी. अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो जो इन्वेस्टर है वो कभी भी अपना पैसा डिप्लॉय नहीं करते, वो बेसिकली वो सेल ऑफ मोड में चले जाता है. और जो हम देखते हुए हैं, और अभी हमने रिसेंटली जैसे हम देख रहे हैं, बात कर रहे थे कि जो ट्रेड वॉर्स का सिलसिला चल रहा है, और हमेशा वो जो है एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, ट्रम्प एक थ्रेट करता है और मार्केट डाउन हो जाती है, फिर नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद जो है वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और मार्केट दोबारा से वो हेल्दी हो जाती है. तो ऑफ कोर्स ये अनसर्टेनिटी की वजह से ही होता है. और इसमें जो हम बात कर रहे थे ट्रम्प ऑलवेज चिकन, और वही चीज़ दोबारा आज प्रूव हुई है कि वो जो 9 जुलाई की डेडलाइन थी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील्स करने की, वो अब उसने दोबारा से एक्सटेंड कर दिया अगस्त 1 तक. यानी कि लास्ट फ्राइडे तक तो ये थ्रेट आ रही थी कि भाई ट्रम्प ने जो है वो इम्पोज कर देने टैरिफ्स अगर ट्रेड डील नहीं होती है, लेकिन आज न्यूज़ आई है कि भाई वो एक्सटेंड हो गई है डेडलाइन अगस्त 1 तक. तो अब देखेंगे कि मंडे से दोबारा से मार्केट और दोबारा उठना शुरू हो जाएगी इस न्यूज़ के बाद. ऐसी है. तो अभी क्या स्टेटस है इसका, मतलब उन्होंने, मतलब मैंने ये न्यूज़ फॉलो नहीं की थी क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा था और उससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो बिजी था, करंट तो न्यूज़ है वो न्यूज़. ये है कि वियतनाम के साथ तो डील उनकी हो गई तय, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जापान और यूरोपियन यूनियन, उनके साथ अभी भी जो है वो मामला चल रहे हैं. और 9 जुलाई की डेडलाइन थी जिससे पहले उन्होंने ट्रेड अपनी एग्रीमेंट साइन कर लेने थे, लेकिन अब वो आज की न्यूज़ आई है कि भाई वो डेडलाइन अगस्त 1 तक जो है एक्सटेंड हो गई है. तो ऑफ कोर्स फिर दोबारा से मार्केट में जो है ना वो पैसा आएगा मंडे से. तो विल सी अ ग्रीन मार्केट ऑन मंडे मॉर्निंग होपफुली. लेकिन बिटकॉइन ने क्या शो किया है उसके अंदर कुछ, क्योंकि हाँ, बिटकॉइन क्योंकि बिटकॉइन ऊपर ओवर. गया, अभी 105 पे था जैसे, तो उस हाँ हाँ. न्यूज़ के आने के बाद से ही जो है वो दोबारा से 1 ऑलमोस्ट 108 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ओके इस वक्त. ओके, तो स्टॉक मार्केट भी हाँ ऊपर ही जाएगी.
तो हाँ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को, क्योंकि वो प्री मार्केट पोस्ट मार्केट ही अब पैरामीटर नहीं रहा है। वो कैसीनो इज ओपन ऑल द टाइम, जिसको जिस वक्त भी हम्म। ट्रेडिंग करनी है वो कर सकता है, बिटकॉइन के थ्रू या लेट्स से कोई और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। वीव सीन के गोल्ड ने कोई बहुत ज़्यादा इसमें शो नहीं किया अपनी रैलिंग या कुछ भी। तो गोल्ड इनफैक्ट नीचे आया था। अब मुझे नहीं पता कि इस सिनेरियो में इस वक्त गोल्ड का क्या सिनेरियो है, बट बिटकॉइन अगर ऊपर गया तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी। इसके अंदर अभी अगर स्टॉक मार्केट की बात कर ही रहे हैं तो वो जो टेस्ला का सिचुएशन चल रही है एलॉन मस्क के साथ, दोबारा वही मसला आया है। एंड मैं सबको बोलता हूँ भाई, एलॉन मस्क इज अ जीनियस, बट उसके अपने मसले, और उसकी बेसिस के ऊपर किसी कोई उसके ऊपर रिलाय करके उस पर इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत हाई लेवल की वॉलिटिलिटी उसको फेस करनी हम्म। पड़ेगी, क्योंकि वो जो है ना बंदा कंट्रोल में नहीं आता है। वो फिर किसी से भी पंगा ले सकता है। एंड ही इज अब लाइक तो अगेन अब तो उसने तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है लॉन्च कर पॉलिटिकल दी है। पार्टी की भी जो है, हाँ। 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 Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. तो उसके साथ So, अभी मेरे ख्याल में हुआ ये है कि ये जो दोबारा से दोनों में पड्डा शुरू हुआ है ट्रम्प और इलॉन के अंदर, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट भी जो है वो की थी, और ट्रम्प ने तो कहा था कि भाई इलॉन शुड गो बैक टू साउथ अफ्रीका और उस तरह की बातें की थी उसने। तो जो मेजर थ्रेड आई थी ना वो आई थी कि जो सब्सिडीज़ मिलती हैं टेस्ला को गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो जो ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं टेस्ला को, तो वो टेस्ला जो है सेल करता है दूसरी कंपनीज़ को, तो उससे टेस्ला को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर वो बंद हो जाता है तो ऑफ कोर्स टेस्ला की जो अर्निंग्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर टेस्ला की जो जो रिटेल प्राइस है कार की उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो सब्सिडी मिलती है वो प्राइस में एडजस्ट होती है, तो फिर रिटेल प्राइस थोड़ी सी कम मिलती है लोगों को ना। तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो ऑफ कोर्स उससे प्राइस प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये आई कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैनिक दिखाया स्टॉक मार्केट के अंदर टेस्ला के स्टॉक से पैसा निकाल के, वो उनकी जो रोबो कार्ड्स रोबो टैक्सीज का जो इनिशिएटिव है वो अभी भी डामाडोल है। यानी कि वो कह रहा था कि हमने लॉन्च करनी है और हम मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मास स्केल के ऊपर वो रोबो टैक्सीज को लेकर नहीं आया, जबकि जो उसका कंपेरेटर है वेमो जो कि गूगल की कंपनी है वो धड़ाधड़ लॉन्च कर रहे हैं दूसरी सिटीज़ के अंदर। तो टेस्ला उस हवाले से काफ़ी पीछे है, और जो टेस्ला की जो बेट है ना कि नेक्स्ट जो अब ग्रोथ आएगी वो रोबो टैक्सीज में आएगी, जो सब्सक्रिप्शन प्लान उन्होंने लॉन्च करना है, जो कैथी वुड भी बात कर रही थी, तो उस पर अब बैट कर रहे हैं लोग। यानी कि टेस्ला की जो अपनी प्रोडक्शन है वो तो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही, लेकिन जो नेक्स्ट बिग थिंग जिस पे लोग बैट कर रहे हैं वो है रोबो टैक्सीज, और वो अभी तक सामने आया नहीं है। हम्म। अच्छा, उसके अंदर मैं जो देख रहा था इससे पहले जब मैंने लास्ट मैं ख्याल जब ये सब चल रहा था ना, एलॉन मस्क इज हैविंग हैप्पी मैरिज विद ट्रम्प, जब ये बात चल रही थी आई थिंक कोई मार्च में कि भाई वो डोज भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो में बोली थी बात कि भाई ट्रम्प और एलॉन मस्क के जो डायरेक्शंस हैं वो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प कहता है लेट्स से ड्रिल बेबी ड्रिल, और एलॉन मस्क कहता है नहीं ग्रीन एनर्जी और ये सारी चीजें। तो ये तो दोनों आपस में मिलते ही नहीं है, बट क्योंकि हम्म। वो कन्वीनियंस होती है एक दूसरे के साथ चलने की, और थोड़े कुछ टाइम के लिए आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, या टारगेट्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, तो वो उस टाइम पर वो था। अदरवाइज इन दोनों के दरमियान कोई चीज है नहीं, और वही वही हुआ इवेंचुअली कि ट्रम्प कहता है कि भाई ये तो ईवीज की बात करता है, और ईवीज ठीक है, ईवीज आर गुड, बट वो कहता है पेट्रोल गाड़ियां भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मुझे वो बिल्कुल। मसला नहीं है कि मैं कोई ग्रीन, हमेशा से बोलता है ना वो तो कि हाँ, ऑयल बेस्ड चीजें और ये सारी चीजें, तो वो वो तो खैर मानता भी नहीं है, जितना भी जो क्लाइमेट इशू है वो तो कहता है हाँ। इट्स अ होक्स। तो हाँ, जब भी उसने मेरे ख्याल में लास्ट टर्म के अंदर पेरिस पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप यूएस को बाहर निकाल लिया था, तो उसका तो बड़ा क्लियर इंस्टांस है इसके ऊपर। सही है। अच्छा, अभी जो इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है चीज, वो यूएस की जॉब मार्केट है।
हाँ और जॉब मार्केट की जो रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली आई थी उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ज़रा हाइलाइट्स। एग्जैक्टली। सो दो न्यूज़ आई थी जॉब के हवाले से। एक तो जो गवर्नमेंट पब्लिश फिगर्स होती हैं जो कि BLS पब्लिश करता है, उसके मुताबिक तो जॉब्स जो पब्लिश हुई थी वो ज़्यादा आई थी एक्सपेक्टेशन से। यानी कि एक्सपेक्टेशन थी 120,000 और जो पब्लिश हुई हैं BLS की तरफ से वो है 147,000। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से हाई अमाउंट ऑफ जॉब्स पब्लिश हुई हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो गया 4.2 से लेके ड्रॉप हो गया 4.1% पे। लेकिन जो एक प्राइवेट कंपनी ADP जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, वो लास्ट वीक यानी कि दिस वीक उन्होंने भी अपने नंबर्स पब्लिश किए हैं और उनके मुताबिक -33,000 जॉब्स ऐड हुई हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ओके। वो बिल्कुल ऑपोजिट आई है। और उनकी एक्सपेक्टेशन थी 115,000 ग्रोथ यानी कि एडिशनल जॉब्स पोस्ट हों, वो -33,000 आई हैं। तो वो बिल्कुल नेगेटिव ऑपोजिट न्यूज़ आई है उसके हवाले से। तो ऑफकोर्स उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सी हलचल दिखाई थी कि वीक डाटा आ रहा है। वीक डाटा का मतलब है कि इकॉनमी स्लो हो रही है, जॉब्स जो हैं वो कम क्रिएट हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्योंकि काफ़ी जो है मिक्स किस्म की न्यूज़ थी, तो इसके बाद मार्केट ने हमेशा जो है अपना ऑल टाइम हाई दिखाया था मंडे को, सॉरी फ्राइडे को। तो अब जब ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला सामने आया और ट्रम्प ने दोबारा से उसको एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन, तो होपफुली दैट विल ऑल्सो बी परसीव्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज़। और फिर मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा से ऊपर होती है। लेकिन आई थिंक मैं इसमें ये कहूँगा कि दो तरह की इकॉनमी होती है। एक होती है रियल इकॉनमी, जिसमें आपकी जो मिडिल क्लास फैमिलीज पे जो इम्पैक्ट करती है, और एक होती है फाइनेंशियल इकॉनमी। फाइनेंशियल इकॉनमी वॉल स्ट्रीट बेस्ड सारे जो इन्वेस्टर्स जो जिसमें ग्रो करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो रियल इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है US में, और जो फाइनेंशियल इकॉनमी है वो ऑल टाइम हाई जा रही है। स्टॉक मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई है। तो एक एक ये भी सिलसिला है कि भाई अगर इकोनॉमिक न्यूज़ बैड आ रही है, दैट मीन्स इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से एसेट प्राइसेस जो है बूस्ट करेंगी। तो वो भी एक एक तरह से हवा देती है एसेट प्राइसेस को, अगर जो इकोनॉमिक न्यूज़ है वो अगर स्लो वीक आ रही है फॉर एग्जांपल। एग्जैक्टली exactly. इसमें एक और चीज जो चीज हम भूल रहे हैं बहुत सारे लोग, वो ये कि क्योंकि यूएस डॉलर इन लास्ट, इस टॉपिक पे भी हम आते हैं अभी। यूएस डॉलर कुछ लास्ट लेट्स से 6 महीने के अंदर डिप्रिशिएट हुआ है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब डेप्रिशिएट होता है तो आपके एसेट्स तो अपनी जगह पर हैं, तो उन्होंने भी तो एडजस्टमेंट करनी है ना थोड़ी सी अपनी, जो लेट्स से कंपनीज बिल्कुल। हैं उनकी प्राइस, जो प्राइसेस हैं उनके एसेट्स हैं, उन्होंने भी तो एडजस्टमेंट करनी है। तो वो उसकी वजह से भी आपकी स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, बट अगर रियल टर्म में देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो यूएसडी टर्म के अंदर तो आपको ऊपर नजर आ रही है, बट लेट्स से गोल्ड की टर्म में देख लेंगे या किसी और चीज की को अगर आप थ्रेशोल्ड बनाते हैं या अपना बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसकी केस के अंदर वो स्टॉक मार्केट ने वो उसने सिर्फ अपने आप को रीबैलेंस किया है, इट हैज नॉट दैट्स अ गॉन वेरी अप। गुड पॉइंट। यस। सो वेरी अच्छा गुड पॉइंट। अभी हाँ, बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, वो US डॉलर में प्राइस होती है ना। तो अगर US डॉलर वीक हो रहा है तो ऑफकोर्स जितनी भी चीज़ें जो हम US डॉलर में प्राइस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगी, चाहे वो गोल्ड हो, ऑयल हो, डिफरेंट कमोडिटीज़ हों जैसे गैस है या यूरेनियम है या प्रेशियस मेटल्स हैं। तो वो आप सब देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे प्राइस के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे थे US डॉलर की। US डॉलर वीक हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी जो अपोजिंग करेंसीज हैं, खासतौर पर यूरो है या ब्रिटिश पाउंड है, वो स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं। वो हमें नज़र आता है कि कैनेडियन डॉलर भी ऊपर जा रहा है और ब्रिटिश पाउंड भी ऊपर जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे आता है। और क्योंकि तुम दुबई में बैठे हुए हो तो तुम्हें पता है कि जो दरम है वो बेसिकली US डॉलर के साथ हार्ड पैक्ड है। तो अगर US डॉलर नीचे जा रहा है तो दरम भी नीचे जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है वहाँ पे, खासतौर पर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं UK से या दूसरे कंट्री से, तो वो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी कि भाई अब वो मज़ीद उनकी जो परचेजिंग पावर है बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू दरम्स। तो उससे तुम्हें कुछ हलचल नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, खासतौर पर प्रॉपर्टी मार्केट में? यार यहाँ पर रोज की बेसिस के ऊपर न्यूज आती हैं कि भाई लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हमने देखा है कि जो दिरहम है ऑफ कोर्स वो यूएस डॉलर से पैक्ड है, तो उसकी वजह से पाउंड की वैल्यू स्पेसिफिकली और यूरो भी, बट क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर ज्यादातर यूके से आ रहे होते हैं तो वो दिखाते हैं कि 10, मैंने अभी खुद इस पॉडकास्ट से पहले कैलकुलेट करा था, ऑलमोस्ट 10-11% का जो है वो एप्रिसिएशन आई है इन पाउंड कंपेयर टू यूएसडी। तो ऑफ कोर्स वो दिरहम में भी है। तो अब अगर अगर आज कोई ब्रिटिशर अपने पाउंड्स को लेकर यूएई आना चाहता है और खरीदना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, तो उसको लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है 10% डिस्काउंट पे मिल रही है, क्योंकि जो पाउंड है वो अप्रिशिएट कर गया है। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स वैसी आ रही थी, इसने थोड़ा सा और उनको एग्रीवेट कर दिया होगा। बट इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो का टाइटल भी मैं इनफैक्ट यही रखूंगा
ये मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हेनले एंड पार्टनर का एक चार्ट नज़र आया था। मैंने कहा इसको मैं ज़रा इसको शामिल करता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। तो यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? राइट, यस। ओके। सो बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चार्ट है, और इससे मैंने इसको कंपेयर किया है जो 2024 का चार्ट था। ये था विजुअल कैपिटलिस्ट का, और उसके अंदर 2024 के अंदर किस तरह से नेट माइग्रेशन हुई है, ये अक्सर हम देख ही रहे होते हैं इस चार्ट को अब तक। बट अब जो नया चार्ट आया था वो हेनले एंड ग्लोबल हेनले पार्टनर्स का चार्ट है। तो इसके अंदर वो अगर मैं सिर्फ, हालांकि ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, बट क्योंकि वो 2024 का था और ये अब 2025 का है, तो इसके अंदर हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है एक साल के अंदर क्या हुआ है। तो आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द 2025 डेटा। ये कंप्लीट डेटा नहीं है क्योंकि अभी हम मिड ऑफ द ईयर बैठे में, बट इन्होंने इसको एक्सट्रापोलेट कर लिया पूरे साल के ऊपर। तो उन्होंने बेसिकली इसको एक तरह का एक एक्सट्रापोलेटेड वैल्यूज है ये। बट यूएई का देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मिलियनियर माइग्रेशन हुई है वो यूएई के अंदर हुई है 9,800। 2024 के अंदर देखेंगे तो यही वैल्यू जो थी यूएई की 6,700 थी। सो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज आया है यूएई के अंदर मिलियनियर माइग्रेशन के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट में। और यहाँ पर सारा डेटा भी दिया हुआ है कि कितनी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है, जो कि बिलियंस के अंदर $63 बिलियन इनफ्लो हुए हैं। तो ऑफकोर्स जब इतनी बड़ी वैल्यू आती है, ये वैल्यू ना भी आई हो, एटलीस्ट इसके ओनर्स अगर आते हैं यहाँ पर, तो उनकी वजह से थोड़े बहुत पैसे तो डेफिनेटली एफडीआईज आती हैं कंट्री के अंदर। सेकंड बिगेस्ट जो मिलियनियर माइग्रेशन हो रही है वो ट्रम्प की वजह से मेरे ख्याल से यूएस में हो रही है। अगर मैं 2024 का देखूं तो देखे ना, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो 2024 के अंदर जो यूएस के अंदर माइग्रेशन हुई थी वो 3,800 हुई थी सर। और अभी जो है उससे डबल हो गई 7,500, बिकॉज ट्रम्प इज प्रो कैपिटल। वो लोगों को प्रेफर कर रहा होता है कि जितने लोग मैक्सिमम आ सकते हैं, पैसे वाले लोग आ सकते हैं, वो आए। सो ही इज इंसेंटिवाइजिंग, और यहाँ नजर आ रहा है नंबर्स के अंदर यूएस के अंदर। और फिर उसके बाद इटली है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, पोर्टुगल है, ग्रीस है, कनाडा भी है। उससे अभी तक नेगेटिव में नहीं आ रहा, लेकिन पॉजिटिव 1000। लेकिन काफ़ी कम हो गया कंपेयर करें 2024 से। अगर 2024 के अंदर, हाँ 3,200 थे, अब ये 1000 के हम्म, करीब रह गए, जो कि इसमें हाँ। ऐड हो रहे हैं। और उसकी जो मेजर वजह है ना वो है टैक्सेस। और मैं भी टैक्सेस। रिसेंटली पढ़ा था, एक रिपोर्ट आई थी कि यूके में रिकॉर्ड अमाउंट में जो मिलियनर्स जो हैं वो उन्होंने एग्जिट किया है। और वजह उसकी ये है कि जब, यूके पे तो अभी आते हैं, यूके तो हाँ, वही यूके में, मैंने यूके पे तो मैं आता हूँ ना, ये देखो ना यूके कहाँ पर है। हाँ, कैन यू इमेजिन यूके नेगेटिव कहाँ पर है? 16,000, अच्छा, हाँ। 16,500, यस। और पहले था ये यूके, आई डोंट नो कि अवेलेबल है इस 9500 वो सबसे ऊपर है। हाँ 9,500। तो अब वो बढ़कर 16,500, डबल लोग निकल रहे हाँ, हैं इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। एग्जैक्टली exactly। तो ये वही बात है जो वो जो डैनियल बात कर रहा था ना उस पॉडकास्ट में, जो डायरी ऑफ द सीईओ में डायरी हुई ऑफ थी द उसके सीईओ, साथ। यस। जो बंदा जो जो उसके अगेंस्ट था, तो वो इसी तरह की बातें कर रहा था, सोशलिज्म टाइप की। तो उसका पॉइंट ये था कि भाई वी आर नॉट लिविंग इन इंडस्ट्रियल एरा। अगर कोई बिजनेसमैन है उसको 2 सेकंड नहीं लगते अपने बिजनेस को मूव आउट करने में। अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से टैक्स बढ़ा देती है उन मिलियनर्स के ऊपर, जिसे कहते हैं ना वो विंडफॉल टैक्स, कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, और जो दूसरी अवाम है उनको बेसिकली वो सब्सिडाइज करें। तो कोई भी नहीं चाहेगा इसको अडॉप्ट करना। तो उन मिलियनर्स के लिए अपनी ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है अब कंपेयर टू इंडस्ट्रियल एरा, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल है। आप इजीली जो है अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं दुबई में जाके, या सिंगापुर में, या कहीं भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और फिर आप बहुत इजीली वहाँ से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आपको वहाँ खुद होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टैक्स रेजिडेंसी वहाँ पे सेट कर लें इस तरह से कि आप वहाँ पे टैक्स डिक्लेयर करें अपने आप को, और आप अपने रेवेन्यूज़ जो हैं वो वहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बातें अब उन लोगों को समझ में नहीं आती जो कि बात करते हैं ना, गैरी जैसे लोग, गैरी इकोनॉमिक्स वाला जो बंदा है, वो कहता है नहीं भाई नहीं, हम तो टैक्स हमें करना चाहिए जो अमीर लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो अमीर बंदा है ना उसके लिए मूव आउट करना बहुत ईजी है। और यही वजह बन रही है यूके से एक मास लेवल पे मिलियनर्स के निकलने की, कि उनको पता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, को ऐसी जगह जाके बैठ सकते हैं। अब जैसे दुबई और यूके बहुत करीब है एक दूसरे से, उनका टाइम डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। और ट्रेडिशनली जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो दुबई आते रहे हैं उस रीजन के अंदर, तो उनके लिए वहाँ जाके सेटअप करना बिजनेस बहुत ईजी है। तो यही वजह नज़र आ रही है कि जो टैक्सेस इतने बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो है लोग अब वहाँ से निकल रहे हैं। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because
We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. एग्जैक्टली इस इनफैक्ट अगर मैं मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है बट आई एम श्योर DXB इंटरैक्ट इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजर OECD कंट्रीज हैं जो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से टॉप पे जो है वो हमेशा यूके रहा है क्योंकि वो एक रिलेशन है यूके का यहाँ पर। और अब तो जो सिचुएशन यूके की है, इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट की थी अभी कामिल के साथ, तो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट, उसने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। तो हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, वो जो एक रिपोर्ट आई थी फिच की, आई डोंट नो कि यू सीन दैट रिपोर्ट। उसमें कहा था कि भाई दुबई की प्रॉपर्टी जो है ना अगले साल या उससे अगले साल 27 के अंदर ओवरऑल 15% डिप आएगी प्रॉपर्टीज के अंदर, क्योंकि और बहुत सारे उन्होंने रीजन बताए थे कि क्यों आएगी। अब पॉइंट वही था कि उसने भी कहा था कि फिच जैसी कंपनी जिसने लीमन ब्रदर्स को सिर्फ 3 महीने पहले जो उसका डाउनफॉल आया था 2008 के अंदर, उसने AAA रैंकिंग रेटिंग दी थी। उसके बाद वो 3 महीने के अंदर जो है ना वो डाउनफॉल उसका आ गया था, कोलैप्स कर गया था वो। सो अभी इस तरह की कंपनीज को आप कितना सीरियस ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते, तो उस पर बात हो रही थी। सो उसने ये बोला था कि यार अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि दुबई के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और दुबई के लेट्स से नीचे जा रहा है और ये वो एज पर फिच, बट कौन सा कंट्री ऊपर जा रहा है? नेम अ कंट्री हु इज हैविंग बेटर एनवायरनमेंट in terms of either economically या फिर let's say अपनी socialist social benefit दे रहा है अपनी जो भी citizens है उसको। कौन सा कंट्री है जो कि ऊपर जा रहा है? आप यूरोप की बात कर लें, आप यूके की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें, हम यूएस की बात नहीं करते अभी, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, या पूरी दुनिया या इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, कौन सा कंट्री ऊपर जा रहा है? खैर चाइना को एक अलग साइड पे उसको भी रखते हैं, वैसे चाइनीज इन्वेस्टर्स भी बहुत आते हैं यहाँ पर, झुंड के झुंड आते हैं चाइनीज इन्वेस्टर, मैंने खुद देखे हैं उनको, एक पूरी बस भर के आती है इन्वेस्टर्स की। इस तरह की भी सिनेरियो बल्कि यहाँ मैंने मैंने तुम्हारी देखा एक वीडियो में देखा भी था, तुम जो प्रॉपर्टी टूर्स की वीडियोस करते है। हो, हाँ हाँ तुम हाँ हाँ महमूद के हाँ साथ खड़े हुए थे और हाँ बिहाइंड द सीन यानी कि बैकग्राउंड हाँ में मुझे बहुत हाँ सारे चाइनीज लोग नजर आ रहे थे। हाँ हाँ, तो इनफैक्ट वो वो रमजान थे, हमने रमजान में हाँ गए हुए थे, वहां पर बड़ा जबरदस्त उनका एक बुफे लगा हुआ था, जाहिर सी बात है वो चाइनीज थे तो उनके लिए लगा हुआ था। हमने कहा था कि गलत टाइम पे आ गया, बट एनीवेज वो जो है वो सिनेरियो चाइनीज और कौन सा कंट्री ऐसा है जो इस वक्त इम्प्रूव हो रहा है? तो अगर कोई हम्म इम्प्रूव नहीं हो रहा तो सिनेरियो कैसे चेंज होगा? रशिया को देख लो, यूक्रेन को देख लो, तो कैसे चेंज होगा? इवन इसराइल को देख लो या मिडल ईस्ट में और कंट्रीज हैं उनको देख लो, तो अगर सिनेरियो चेंज उन कंट्रीज का नहीं हो रहा और इनफ्लो वहीं से आ रहा है, तो आप इक्वेशन चेंज कैसे करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता है? सो आई थिंक इसी तरह से अभी फिलहाल तो चल बिल्कुल। रहा होगा। ऑफ कोर्स हर चीज ऊपर की तरफ हर वक्त नहीं जा रही होती है, कहीं ना कहीं तो उसका एक पॉइंट आएगा, सीलिंग आएगी, बट वो कब आती है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट लाइक दिस। सो अच्छा, मेरा मेरा एक बिल्कुल। पॉइंट था इसके अंदर, ये तो हम इस पे बात कर रहे थे, बट अगेन कमिंग बैक टू द यूएस, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यूएस के स्टॉक्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द यूएई प्रॉपर्टीज। तो अगर हम उसकी बात करें दोबारा से, जो बिग ब्यूटीफुल बिल था, रिकंसिलिएशन बिल जो ट्रम्प की तरफ से आया था, वो पास हो गया है। तो उसके कुछ इमीडिएट रिपरकशंस किस तरह से नजर आएंगे लेट्स से ओवरऑल फॉर द पीपल इन द यूएस, ओवरऑल इन द वर्ल्ड, और जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ आइडिया है उसका? उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें वो ये है कि भाई इसमें न्यू स्पेंडिंग ऐड हो रही है, और जब जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो वो बोरोइंग के ज़रिए होती है। दैट मीन्स जो यूएस का जो डेट है वो मज़ीद बढ़ेगा, और यही इलॉन मस्क के जाने की वजह बनी है, क्योंकि इलॉन मस्क की जो कैंपेन थी सारी वो ये थी कि भाई हमने डेट को नीचे लेके आना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ताकि जो यूएस इकानमी में है जो लोकल जॉब्स में क्रिएट हों। और एक मेजर सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो यूएस की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, और
यही वजह दोनों के दरमियान खिलाफ जो उनका पड्डा हुआ है वो यही हुआ है कि जो ये बिल पेश किया ट्रम्प ने उसमें बेतहाशा नई स्पेंडिंग ऐड हुई है, यानी कि ना सिर्फ जो करंट स्पेंडिंग चल रही है उसके ऊपर उन्होंने मजीद न्यू स्पेंडिंग यानी कि ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की स्पेंडिंग उन्होंने मजीद ऐड की है इस बिल के थ्रू। उसकी वजह ये है, उसका मतलब ये है कि मज़ीद इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। जब भी आप नई स्पेंडिंग बोरोइंग के जरिए करते हैं ना, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू डॉलर्स विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन। तो वो उसने क्या करना है, उसने इन्फ्लेशन को दोबारा से बढ़ाना है। तो ऑफ कोर्स फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पिसेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनकी जो डॉलर की वर्थ है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो एसेट प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ेगी, जिसमें हाउसिंग है, जिसमें स्टॉक्स हैं, जिसमें क्रिप्टो है। इनको जो है जो दोबारा से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जब भी न्यू करेंसी ऐड होती है सिस्टम के अंदर तो ऑफ कोर्स वो एसेट प्राइसेस को इमीडिएटली जो है वो इन्फ्लेट करती है। तो वी विल सी फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन इन दी स्टॉक मार्केट। और हाउसिंग मार्केट ऑफ कोर्स वो भी जो है अनअफोर्डेबल ही रहेगी। जो अफोर्डेबल लोग जो ख्वाब देख रहे थे वो अब उनका पूरा नहीं हो पाएगा। और क्रिप्टो ऑफ कोर्स उससे फ़ायदा उठाती है। तो अच्छा, इसमें इमीडिएटली हमें हमें ये चीज़ नज़र आएंगी। हाँ, इसमें हमेशा पॉइंट वही आता है कि जो हम बात करते हैं कि डॉलर एक इनफाइनाइट प्रिंटिंग मशीन के थ्रू प्रिंट प्रिंट हो रहा है और कितना भी प्रिंट करना है करना है, उसका पॉइंट वही है कि आप अगर इन्वेस्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर या उसको सेविंग करके रखते हैं और समझते हैं कि डॉलर एक बहुत हैज है बहुत बड़ा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी गवर्नमेंट चाहती है और उसको प्रिंट कर सकती है। बिटकॉइन का पॉइंट वही था, गोल्ड का पॉइंट वही है और एसेट्स का पॉइंट भी वही है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो जाए, चाहे आपकी लेट्स से कोई कंपनी हो जाए। ये कंपनीज अगर इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं और किसी रेवेन्यू की मेजर इंक्रीज की वजह से नहीं बढ़ रही, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा और फिर भी प्राइसेस इनके कॉस्ट स्टॉक्स की बढ़ रही है, तो उसका रीजन यही है कि ये क्योंकि एसेट्स हैं तो एसेट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं कंपेयर टू डॉलर जो कि डीवैल्यू हो रहा है। तो इतनी सी बात है। एग्जैक्टली। तो इसलिए इन्वेस्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर बिल्कुल। रखना इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए 1 साल के लिए रख सकते हैं, बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखना इस तरह की चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। और वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर जैसे कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अब पाकिस्तानी करेंसी तो कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट हो रही है ना अगेंस्ट डॉलर। तो अगर वहाँ पे लोग डॉलर खरीद के रखते हैं तो वो सम हाउ उनके लिए थोड़ा सा हैज है अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन अगेन आपने इन्वेस्ट तो करना है ना, क्योंकि आपने अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप उसको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि अप्रिशिएट हो इन रियल टर्म्स, यानी कि इन्फ्लेशन के ऊपर जाके वो अप्रिशिएट हों। अगर आप इन्फ्लेशन को ही मैच करें तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू स्टैंडिंग एट द सेम लोकेशन। तो ये भी लोगों को अच्छा, समझना चाहिए कि उसमें भाई। उसमें भी बड़ा एक हाँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर अगर हम ये देखें ना कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की बात करें तो हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रुपी डिवैल्यू हुआ है, बट रुपी डिवैल्यू ऑन एवरेज अभी लास्ट लेट्स से 2 साल 3 साल की को चलो उसमें उसको भी ऐड करते हैं, ऑन एवरेज 5% 6% से ज्यादा का डिवैल्यूएशन नहीं आती ऑन एवरेज। और आपको इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान के अंदर मिल रहे होते हैं 10 11 12% के, तो आप फिर भी उसके अंदर कुछ पैसे बना रहे होते हैं। डॉलर रख लेंगे, ये एक स्टडी थी ओवर द लॉन्ग पीरियड लेट्स से 25 ईयर्स के ऊपर। तो अगर आपने स्टॉक्स को कंपेयर कर लें, गोल्ड को कंपेयर कर लें, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर कर लें जिसका आपको एवरेज 10% का रिटर्न मिल रहा है, या डॉलर को कंपेयर कर लें जो कि आपने सिर्फ डॉलर टर्म्स के अंदर डॉलर रखनी है, तो डॉलर आपको समवेयर बिटवीन द रेंज ऑफ लेट्स से जो सेविंग्स अकाउंट है उसकी रेंज का फिर भी आपको इक्विवेलेंट अब लेट्स से प्राइस रहती है उसकी उस एसेट की। जो सबसे अच्छा आपको ऑफ कोर्स मिल रहा होता है रिटर्न, वो आइदर गोल्ड या स्टॉक, डिपेंडिंग आप कब ले रहे हैं उसको, डिपेंडिंग हम्म। आपने कब उसको अपने एसेट का जो टाइमलाइन है उसको रखा है। बट गोल्ड या फिर आपकी स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर भी तो वही कंपनीज काम कर रही है ना जो एसेट है, जिनके पास हाँ। मशीन्स हैं, जिनके पास बिल्कुल। रियल एस्टेट है। तो वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। वो अभी पी वैल्यू 5 है, कभी जाके 10 हो जाएगी, या पहले 3 4 चल रही थी तो अभी 5 हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं जाके उनको एडजस्टमेंट करनी होती है। वो कब करनी होती है, ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको डिफाइन करना। सो हम्म। यस, अभी मैं देख रहा जो था भी कि जो रुपये और डॉलर की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो पिछले 1.5 साल में, बल्कि 2 साल से ज़्यादा वो स्टेबल ही रही है। स्टेबल है। यानी कि 2021 से लेके 2023 तक एक बहुत मेजर डीवैल्यूएशन हुई थी पाकिस्तानी रुपये की, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो स्टेबल ही है। तो अच्छा, अब उसके अंदर कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी 2 साल पहले, तो वो ये बोल रहे थे कि यार नहीं पाकिस्तान की अब वही बात है ना, लोगों को समझ नहीं आती ये बात। अगर वो 2 साल पहले उन लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू 22% के इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे पाकिस्तान में, आज वही इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गए, 11% पे, इनफैक्ट 11% पे आ गए। अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तो फिक्स डिपॉजिट्स करवा लिए थे 22% के ऊपर, लेकिन अब तो वो मैच्योर होने वाले हैं
या उनको नहीं मिले थे, 5 साल वाले बहुत कम लोगों ने किए थे, तो आपकी पैसे तो वहाँ पर अब या तो फिक्स हैं, अब आपकी किस्मत है कि आपने उसको 22% के ऊपर, लेट्स से 5 साल के ऊपर करवा लिया हो। बट उस हम्म, दौरान आपकी डिवैल्यूएशन भी हुई है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपने हुई। उस वक़्त बजाय इसके कि फिक्स करते, उस वक़्त स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते, जो कि काफ़ी नीचे थे, तो अब तो वो ऊपर बढ़ गए ना, और अभी आगे भी आपको चांस है बढ़ने का। तो यही पॉइंट हम्म, है, फिक्स में आपको कभी-कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं कि मिल रहे हैं, बट उनका कहीं न कहीं एट द बैक आपको इम्पैक्ट भी मिल रहा होता है डिवैल्यूएशन के फॉर्म के अंदर या किसी और फॉर्म के अंदर। सो ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पर आपको स्टॉक्स कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर लेट्स से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बात सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कभी ना कभी तो वो जो डीवैल्यूड स्टॉक्स हैं, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। तो जब आप एडजस्ट कर चुके होंगे, तब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो तो दैट इज महंगा हो द चुका होगा पॉइंट, ना, कभी हाँ। एसेट, हाँ, एसेट को आपको हर वक्त कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अच्छा, जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता था कि क्या उनको एक्सपोजर होता है यूएस स्टॉक्स का, बहुत या मुश्किल नहीं है, होता, बहुत है ना? मुश्किल है। तो उनके पास तो हाँ, बहुत लिमिटेड चॉइस होती है ना, या तो पाकिस्तानी हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, या हाँ, गोल्ड बाय करें, हाँ, या फिर फॉरेक्स बाय करें। मेरे ख्याल हाँ, में हाँ। क्रिप्टो भी उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट नहीं वो है, डायरेक्ट वीपीएन के एक्सेस थ्रू नहीं जो है वो दूसरे है। एक्सचेंजेस वीपीएन में तो जाके नहीं, बाय करते लेकिन हैं। आपको पीयर टू पीयर जो आपकी क्योंकि आप पैसे कैसे डालेंगे एक्सचेंज के अंदर, तो पीयर टू पीयर एग्जैक्टली। ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो उसके थ्रू कर रहे हम्म, होते हैं। डायरेक्ट आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि वो बैंकिंग हम्म, के आउटफ्लो का प्रॉब्लम है। सो यस, हाँ। मर्केंटाइल एक्सचेंज है एक पाकिस्तान के अंदर, जिसके थ्रू आप डिजिटली इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट कुछ है उसका चक्कर के वो आप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इजी। अच्छा, एक और पॉइंट है इसके अंदर, इंडिया में ये काम हो सकता है, बट बट व्हाट उसका अबाउट क्रिप्ट इन दुबई? क्या पाकिस्तानी दुबई में तो रेजिडेंट जो बहुत है वो आसान है। दुबई में? नहीं नहीं, तो लेकिन नहीं, पाकिस्तानी रेजिडेंट, पॉइंट वही है ना हम्म, यार, फैटिफ की वजह से, एएमएल लॉस की वजह से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन कोई अच्छे ब्रोकर के साथ कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए होता है आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे आना चाहिए, चाहे वो हम्म, दुबई में हो चाहे कहीं भी हो। अगर यहाँ की कोई भी फर्म ये नहीं बोलती कि आप पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो सब कहते हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्ट आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ईरान के ऊपर प्रॉब्लम है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रॉब्लम है, नाइजीरिया के ऊपर प्रॉब्लम है, कुछ कंट्रीज आते हैं जहां पर आप वहां से इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आता। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक आपको अलाउ नहीं करता कि आप वहां के बैंक से पैसे भेजें, और ये नहीं हो सकता कि आपका कोई कजन यहाँ बैठा हुआ है दुबई के अंदर, आप उसको बोलें कि यार अपने अकाउंट से मेरे पास पैसे भेज देना, मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। ये काम हम्म। नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकाउंट आपका ही होना चाहिए जिसके केवाईसी, थ्रू हाँ, केवाईसी केवाईसी की वजह आपको से। करनी पड़ती है। और इसका मतलब पाकिस्तान में कैपिटल कंट्रोल्स है ना, पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आपका कैपिटल हाँ, एग्जिट करे। हाँ। एग्जैक्ट, और यही पॉइंट है यार, क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। यही तो पॉइंट है जिसकी वजह से क्रिप्टो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। अगर आप हम्म, उसको लीगलाइज कर रहे हैं, तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो फ्लाइट जो कैपिटल फ्लाइट होगी, तो वहीं से हो जाएगी वो। तो इसलिए वो हाँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसको तो इम्प्लीमेंट बेसिकली करने फिर का वो सोच रहे हैं। जो अनऑथराइज्ड एक्सचेंजेस होंगे फिर वो काम करेंगे पाकिस्तान में क्रिप्टो के, नहीं, अभी तो कि अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आ रहे हैं ना, कि गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान कह हाँ। रहा है कि भाई वो क्रिप्टो काउंसिल बना दी, और ये वो, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते जब तक कि वो नहीं नहीं, क्या उसके लिए हाँ, आपको कैपिटल मार्केट्स खोलनी पड़ेंगी, हाँ, ताकि जो है बाहर से कैपिटल आए और फिर वो इजीली फ्लो भी हो सके। हाँ। अगर आपने अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट, if you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. हाँ, मैं हाँ। उसको इंडिया से कंपेयर कर रहा था, वो इसलिए कि इंडिया के और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इंडिया में कैपिटल कंट्रोल उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। बट इंडिया में जो चीजें, अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पर टैक्सेशन इतनी ज्यादा है कि आपके अक्सर जो गेन्स है ना, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मैं कुछ एक्सपर्ट से बात करता हूँ जो इंडियंस होते हैं, और वो यहाँ आते हैं और फिर भी अपना यूएस के लिए इंडिया को यूज कर रहे होते हैं, तो वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है उस चीज़ को यूज़ करना, तो उनको समझ में आ जाती है बात। तो फिर वो फिर यूएई के थ्रू उसको रूट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो इंडिया में जो लोग हैं, वो इन्वेस्ट तो कर देते हैं यूएस की मार्केट में, वो कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ्स वगैरह, बट उनको जो टैक्सेस लगते हैं, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो आपके जो हम्म। रिटर्न्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उन टैक्सेस की वजह से। सो राइट। वहाँ पर कैपिटल कंट्रोल कम है, बट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि उस तरह से फिर वो इम्पैक्ट, पाकिस्तान में तो अनअट्रैक्टिव हो खैर है जाता ही है। नहीं। यस, हम्म। यस। राइट सो राइट। फिर तो अच्छा, पाकिस्तानियों अब के लिए फिर काफ़ी लिमिटेड चॉइस है, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो उनके पास सिर्फ PSX है, या फिर हाँ, गोल्ड है, हाँ, या फिर रह दे के क्रिप्टो रह जाता है। क्रिप्टो रह जाता है, या फिर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं। अगेन, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो
स्प्रेड होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि इवेंचुअली आपको नुकसान हो रहा होता है उसके अंदर, आपको समझ नहीं हम्म। आती। बहुत सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन आपको कहती हैं 0 फीस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, बट उसके अंदर जो स्प्रेड होता है वो इतना बड़ा होता है कि आपको बाद में समझ में आता है कि आपको पैसे जा कहाँ स्प्रेड रहे भी, हैं और आपके। फिर वो डिले करते हैं आपकी ऑर्डर्स को। हाँ, हाँ, वो कुछ भी यानी कर कि सकते आपने हैं। लेट्स से 25.4 प्राइस मिल रही है आपको स्क्रीन पे, लेकिन आप जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, जब वो तब तक वो सेटल होगा, वो हो सकता है 26 हो जाए प्राइस। ये चीज़ तुमने नोट की है किसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ खुद से? क्योंकि मैंने मैंने नोट तो नहीं की, लेकिन मैंने मुझे लेकिन काफ़ी ये तो कंप्लेंट एक मिली बहुत है। ओपन ये तो एक हाँ, बहुत ओपन सी बात है कि जो भी ट्रेडिंग कंपनीज फीस नहीं चार्ज कर रही, वो हुँ, पैसे ऐसे ही बनाती हैं हाँ, कि वो आपके हाँ, ऑर्डर्स को जो है ना वो क्यू करती हैं, वो उस हुँ। राइट अवे फिल नहीं करती। हाँ, यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार आप हाँ। लोग ये ना देखा करें कि $1 की फीस चार्ज कर रहे हैं या $1.5 की फीस चार्ज कर हम्म। रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसे बनाएंगे। ऑफ अगर कोर्स आपको वो वो फ्री एक थोड़ी काम कर डॉलर रहे हैं। हाँ, वो फ्री में थोड़ी करेंगे काम, वो हाँ। और ज्यादा पैसे बना रहे होंगे, और वो जो हिडन पैसे बनाने होते हैं ना वो और खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पैसे आपको नहीं कैसे पता क्या बन हो रहे रहा हैं। है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो चलो हम अपने अच्छा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जो लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका कोई अ, चार्ट भी था री- ना, रेपो मार्केट? हाँ बिल्कुल। हाँ। पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि रीपो मार्केट होती क्या है। रीपो हम्म, का मतलब बेसिकली ये है कि रीपर्चेस ऑफ एग्रीमेंट। तो हम्म, होता ये है कि जो बैंक्स है ना, वो ओवरनाइट काफ़ी लेंडिंग करते हैं। अगर बैंक्स के पास फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कैश बचता भी है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वो उसको जो है वो लेंड कर देते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना होता है। तो दूसरे एंड पे कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनके पास शॉर्ट ऑफ कैश होता है, तो वो फिर बोरो करते हैं ओवरनाइट लेंडिंग के जरिए। तो उसको कहते हैं रिपो मार्केट, जिसमें आप बेसिकली अपने कोलैटरल रखते हैं। कोलैटरल टिपिकली होता है यूएस ट्रेजरीज या फिर मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। वो आप कोलैटरल के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि आप थोड़ा सा कैश शॉर्ट टर्म बेसिस पे ले सकें। टिपिकली वो ओवरनाइट होता है और नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा से फिक्स हो जाता है। तो रिसेंटली हमने देखा है कि जब कभी भी मेजर क्राइसिस आया ना, तो इस रिपो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, लैंडिंग रेट, वो बहुत स्पाइक करता है, और वो बहुत शॉर्ट विंडो की तरफ स्पाइक करता है। तो 2008 में बहुत ज़्यादा स्पाइक आई थी, जिसके बाद लिमन ब्रदर्स और बर्नस्टैंड जो बैंक्स थे वो ओवरनाइट कोलैप्स हो गए थे। फिर हमने 2019 सितंबर में देखा था ऐसा, और उसके फ़ौरन बाद ही फेडरल रिजर्व ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स की थी, और बेतहाशा तादाद में डॉलर्स उन्होंने इंजेक्ट किए थे जस्ट टू स्टेबलाइज मार्केट। और ये कोविड से बिल्कुल पहले हुआ था, यानी कोविड, हम समझते हैं ना कोविड के बाद सारा कुछ शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हो गया था 2019 सितंबर में। तो अभी लास्ट वीक हमने देखा है कि दोबारा से स्पाइक आई है। वो उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे 2019 में आई थी। मैं अपना चार्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, लेकिन दैट इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि समथिंग इज़ हैपनिंग। और नॉर्मली इस तरह की जो स्पाइक्स आती है ना, वो आपको नज़र नहीं आती मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, लेकिन वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो चार्ट में आपको नज़र आएगा कि एक बड़ी सी स्पाइक नज़र आ रही है 2025 के अंदर। तो हम्म, उसके बाद फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी बेसिस के ऊपर $11 बिलियन इंजेक्ट किए हैं जस्ट टू स्टेबलाइज मार्केट। तो जिन बैंक्स के पास भी शॉर्ट ऑफ कैश होगा वो उनको मिल गया होगा, लेकिन दिस इंडिकेट्स के कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो जिनके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। और जब भी ऐसा होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक या दो बैंक होते हैं, वो सीरीज ऑफ बैंक्स होते हैं, और वो एक के बाद एक जो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये हमें मजीद नज़र आता है, दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन ऑफ सम ट्रबल इन फाइनेंशियल सिस्टम। और फिर उसको बचाने के लिए फेड जो है वो अपनी जो क्यूई है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस, जिसमें वो मजीद लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं मार्केट में, वो होगी तो ऑफकोर्स फिर वो एसेट प्राइसेस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो दोबारा से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि दिस इज़ हैपनिंग। अगर ये मजीद बिगड़ती है सिचुएशन, देन इट्स अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिर फेडरल रिजर्व ने आके अपना मनी प्रिंटर ऑन कर देना है, एंड दैट विल इन्फ्लेट द एसेट्स ऑल द वे लाइक 2021। अच्छा, अगर कोई इसको सर्च करना चाहे तो उसको रेपो मार्केट, रेपो रेट सर्च कर ले और उसको वो हाँ, चार्ट नजर आ फेडरल जाएगा। रिजर्व रिपो चार्ट के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। फेडरल रिजर्व की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे ये चार्ट मौजूद है। तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप गूगल करना चाहें तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। राइट। नहीं, इसका मतलब हमने आज जितनी भी बात की है उसके अंदर हमको यही नजर आ रहा है कि इवेंचुअली इसके अंदर जितनी भी चीजें अभी तक हुई हैं उसके अंदर एसेट प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जिससे स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी। सो पी रेशियो ऑल टाइम हाई होने के बावजूद, ऑल टाइम तो नहीं, काफी हाई होने के बावजूद, यू कैन नॉट से दैट इस वक्त मार्केट ऊपर नहीं जाएगी इसके बाद। सो एनीथिंग कैन हैपन। So that is why important is that you keep on invested, but अपने दिमाग को यूज करते हुए, और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना बर्दाश्त कर सकें। तो यासीन, कुछ बिल्कुल। इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड डू वांट टू से समथिंग?
आई थिंक यही है कि इन्वेस्टिंग एक वाहिद तरीका है जिसमें आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी जो कैश है वो इन्फ्लेशन खा जाएगी। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और ये एक इनविजिबल हिडन टैक्स है। और ये गवर्नमेंट जानबूझ के जो है इन्फ्लेशन बढ़ाती है, क्योंकि उनके पास यही तरीका है अपनी एक्सपेंसेस को मीट करने का। तो आप कहीं भी रहते हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, यूके हो, इट्स द सेम फिनोमेना। गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रिंटिंग करती है ताकि उनके अपने एक्सपेंसेस पूरे हो सकें, इन एडिशन टू टैक्सेस। तो ये आप पे एक मजीद टैक्स लग रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इन्वेस्ट करें ऐसे एसेट क्लासेस के अंदर जो आपको रियल रिटर्न्स दे सकें पॉजिटिव में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जिसमें ऑफकोर्स स्टॉक्स आते हैं, गोल्ड आता है, बिटकॉइन आता है, रियल स्टेट भी आता है। लेकिन रियल स्टेट वहाँ जहाँ पे लैंडलॉर्ड फ्रेंडली लॉज हों। कनाडा उन मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपको ऐसे कंट्रीज ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड फ्रेंडली लॉज मिले, जैसे कि दुबई है। दुबई में चलो आपको इसके इसके अंदर मैंने हाँ, बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ तो कनाडा से रिलेटेड लोग कहते हैं कि यार वो आप ओंटारियो को अलग रखें कंपेयर टू अदर सिटीज, वहां पर फिर भी इतने मसले नहीं है जितने ओंटारियो के अंदर है। इज इट करेक्ट? हो सकता है। मेरा ज़्यादातर एक्सपोजर तो ओंटारियो का ही है फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कैलगरी में इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। तो ये बातें मैंने सुनी है, मुझे खुद तो नहीं पता, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ओंटारियो इज़ द वर्स्ट इन दैट कैटेगरी। ओंटारियो एंड बीसी एज वेल, बीसी में भी यही इशू है। और वहाँ तो बल्कि मज़ीद और स्ट्रिक्ट लॉज हैं। और एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी लास्ट ईयर की बात है कि गवर्नमेंट ने अब जो नोटिस पीरियड होता है जो कि लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है खाली कराने से पहले, वो पहले होता था 60 डेज़ का, अब उन्होंने बढ़ा के मेरे ख्याल में 3 या 4 मंथ्स का कर दिया है। तो इतने रिलैक्स टेनेंसी जो लॉज होते हैं वो आपके एज अ लैंडलॉर्ड आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं मैनेज करना। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ बेचना है घर, तो आपको 4 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो निकलेगा, फिर आप उसकी रेनोवेशन करवाएंगे, उसको क्लीन करवाएंगे। बाय द टाइम यू सेल इट विल बी ऑलमोस्ट 8 मंथ 9 मंथ्स पीरियड। तो ऑफ कोर्स फिर वो आपके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं बनता। करेक्ट। चलो ये जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और व्यूअर्स के लिए प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं तो हमें अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। वी वुड लाइक टू टेक योर फीडबैक, और उसी फीडबैक की बेस पे हम इसको मज़ीद जो है इम्प्रूव करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।